Hello everyone, myself Dr. Reenu from Government Girls College Sirohi, and in continuation to previous class, today we are going to discuss about transpiration part 2। यानी कि इससे पहले की क्लास में हमने ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस क्या होती है, कैसे होती है और कितने प्रकार के वाष्पोत्सर्जन की क्रियाएं होती हैं, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है, उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन और उसके आगे की थोड़ी सी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। जो मेन कॉमन फैक्टर्स होते हैं, फर्स्ट वन इज सेल्यूलर फैक्टर्स। वो फैक्टर जो कोशिकीय कारक होते हैं, जो कोशिकाओं में उपस्थित जो कारक होते हैं, द सेल्यूलर फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन आर। यानी कि वह कारक जो सेल्यूलर कारक होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं प्लांट्स में। फर्स्ट वन इज ओरिएंटेशन ऑफ लीफ। लीफ का ओरिएंटेशन कैसा है, यानी कि उसकी उपस्थिति कैसी है। लीफ जो सन के साथ में उसका जो एंगल बन रहा है लीफ का, वो किस प्रकार का है, ये चीज़ मेनली इफेक्ट करती है ट्रांसपिरेशन के रेट को। यानी कि हमें खुद को पता है कि अगर 90 डिग्री के एंगल के साथ में लीफ प्रेजेंट है तो डेफिनेटली ट्रांसपिरेशन की रेट ज़्यादा होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लीफ सरफेस जो है वो टेम्परेचर के कांटेक्ट में आएगी। सेकेंड वन इज वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट। यानी कि प्लांट में वाटर का स्टेटस क्या है, वाटर की कितनी मात्रा उपस्थित है, यह चीज़ भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को। थर्ड वन इज स्ट्रक्चरल पेक्यूलरिटीज ऑफ द लीफ। यानी कि लीफ की जो संरचनात्मक जो क्रियाएं होती हैं या संरचनात्मक उपस्थितियां होती हैं कि लीफ की जो संरचना है वो किस प्रकार की है, यह भी जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। फोर्थ वन इज टोटल नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा इन अ लीफ। डेफिनेटली जो सबसे इंपॉर्टेंट कारक हो सकता है वो ये हो सकता है कि स्टोमेटा की संख्या कितनी ज़्यादा है, यानी कि नंबर कितने ज़्यादा हैं, कितनी ज़्यादा मात्रा में स्टोमेटा प्रेजेंट है, और दूसरा उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ऊपर की तरफ ज़्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट है, लीफ की लोअर सरफेस पे ज़्यादा प्रेजेंट है, या पास पास में है तो वो ज़्यादा संख्या में होंगी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेल्यूलर फैक्टर्स यानी कि जो कोशिकीय कारक होते हैं उसमें आती हैं। सेकेंड वन इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब वातावरणीय कारक कौन कौन से हो सकते हैं जो ट्रांसपिरेशन की रेट को अफेक्ट करते हैं। वो फर्स्ट वन इज लाइट। डेफिनेटली जितना ज़्यादा लाइट होगा, टेम्परेचर जो लाइट की उपस्थिति होगी, उतना ज़्यादा हमारे ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रकाश के। सेकेंड वन इज ह्यूमिडिटी। हाँ बिल्कुल, ह्यूमिडिटी जो होती है वो आर्द्रता जिसे हम कहते हैं, आर्द्रता की मात्रा जो होती है वो एडवर्सली इफेक्ट करेगी इसे, क्योंकि हमें पता है कि जितना ज़्यादा आर्द्र एटमॉस्फेयर होगा तो टेम्परेचर जो होता है वो उतना रेज नहीं कर पाता है, तो डेफिनेटली जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो उसको एडवर्सली इफेक्ट करेगी। थर्ड वन इज टेम्परेचर। तापमान जो होता है, बहुत जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा कम होगी, क्योंकि स्टोमेटा जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं स्ट्रेस कंडीशन में, ड्राई कंडीशन में। फोर्थ वन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो वातावरण का जो दाब होता है, वातावरणीय जिसे दाब हम कहते हैं, वो जितना ज़्यादा होता है वो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को उतना ज़्यादा डायरेक्टली इफेक्ट करता है। एंड विंड स्पीड और वेलोसिटी। डेफिनेटली हवा की जो गति होती है या उसकी जो वेलोसिटी जो होती है वो डायरेक्टली इफेक्ट करती है ट्रांसपिरेशन की रेट को। रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि क्या होती है अपेक्षिक या सापेक्षिक जिसे आप कहते हैं आर्द्रता। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड टेम्परेचर इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर सैचुरेशन एट द सेम टेम्परेचर। यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम उसे कहते हैं कि वाटर वेपर की वह मात्रा जो किसी एक पर्टिकुलर समय और पर्टिकुलर तापमान पर हमारी वातावरण में जो उपस्थित आर्द्रता होती है वो उस जो परसेंटेज में जिसे हम एक्सप्रेस करते हैं वो उतना ही अमाउंट होना चाहिए जो उसकी सैचुरेशन यानी उसको सैचुरेशन या सैचुरेट करने के लिए, उसके बराबर के टेम्परेचर को सैचुरेट करने के लिए हमें जितनी आर्द्रता की ज़रूरत होती है यह उसकी सापेक्षिक या अपेक्षिक आर्द्रता कहलाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाती है। द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यानी कि जो ट्रांसपिरेशन की दर होती है वो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि उल्टी होती है। मोर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेस इज द ट्रांसपिरेशन रेट। यानी कि जितनी ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी उतना ही ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है वो कम होती है। नाउ टेम्परेचर।
हाई टेम्परेचर लोअर्स द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ेगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी उतनी ही कम होती जाएगी। एंड ओपन द स्टोमेटा, यानी कि वो क्या करेगा, स्टोमेटा को ओपन कर देगा। क्यों? क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाती है और स्टोमेटा ड्राई कंडीशन हो जाती है तो ओपन हो जाता है इवन इन अ डार्कनेस, यानी कि अंधेरे में भी। एज अ रिजल्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज, यानी कि ट्रांसपिरेशन या वास्कुलर की जो दर है वो बढ़ेगी। लाइट द स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज इन द डार्क, हम सबको पता है कि दिन में स्टोमेटा खुलते हैं और नाइट में, रात में या फिर डार्क कंडीशन अगर आती है तो स्टोमेटा जो होता है वो बंद हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन, यानी कि लाइट की जो प्रेजेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एयर हम पहले ही बता चुके हैं, इफ द एयर इज स्टिल ट्रांसपिरेशन रेट इज लो, यानी कि अगर हवा जो होती है वो स्थिर होती है, ज़्यादा तेज नहीं होती है, तो ट्रांसपिरेशन की जो रेट होती है वो लो होती है। दिस इज बिकॉज द वाटर वेपर एक्यूमुलेट अराउंड द ट्रांसफरिंग ऑर्गन एंड रिड्यूस द डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट ऑफ द एयर। मतलब ये प्रोसेस क्यों होती है? क्योंकि जब हवा नहीं चल रही होती है जो, तो वो जो ट्रांसपिरेशन के द्वारा जो वाटर वेपर बनती है वो जो ट्रांसपिरेटिंग ऑर्गन्स होते हैं लाइक स्टोमेटा, लीफ के चारों तरफ की जो सरफेस होती है उसके चारों तरफ ही इकट्ठे हो जाते हैं। और जब ये वाटर वेपर ऊपर नहीं जाता या हवा के द्वारा आगे नहीं बहता है तो जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट होता है, जो डीपीडी हमने इससे पहले की क्लासेस में पढ़ा है, वो जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, तो वो उसको ट्रांसपिरेशन के रेट को रोक देता है। इफ द एयर इज मूविंग, अगर हवा चल रही होती है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मूवमेंट जो होता है, जो गति होती है उसकी, उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्योंकि आसपास की जो एयर होती है और लीव्स के चारों तरफ की जो एयर होती है वो रिमूव कर दी जाती है, वाटर वेपर रिमूव हो जाती है, तो ट्रांसपिरेशन की रेट बढ़ जाती है। Water availability, the transpiration rate is directly proportional to the absorption of water by the roots from the soil. Definitely हमें पता है कि जितना ज़्यादा पानी absorb होगा उतना ही ट्रांसपिरेशन की जो रेट होती है वो डायरेक्टली बढ़ती जाती है। Now surface area of the leaf, a leaf having more surface area will show more transpiration rate than the leaf with a lesser surface area, यानी कि जितना ज़्यादा जो सतह का क्षेत्र होता है लीफ का, जितनी ज़्यादा बड़ी लीफ की साइज होती है उतना ही ट्रांसपिरेशन की जो रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। Ascent of sea. What is ascent of sea? When water evaporates through the leaves, a pool is created through the xylem and water moves back to the leaves. This is known as the transpiration pool. यानी कि जब पानी के वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियों के द्वारा हो रही होती है तो एक पुल यानी कि एक फोर्स क्रिएट होता है जाइलम के द्वारा, जो वाटर को वापस पत्तियों की तरफ खींचने की का काम करता है। और ये जो प्रोसेस होती है इसे हम ट्रांसपिरेशन पुल, वाष्पोत्सर्जन पुल या फिर एसेंट ऑफ सेप कहते हैं। The ascent of shape that is driven by transpiration depend on the following properties of water. अब ये जो ascent of shape होता है या रसारोहण की जो क्रिया होती है उस वो किन किन प्रॉपर्टीज, जो पानी की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं उन पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फर्स्ट वन इज कोहेशन, दिस इज द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सबसे ज़्यादा जो प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होती है कोहेशन फोर्स जो होता है, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में जो अट्रैक्शन जो फोर्स होता है उसे हम कोहेशन कहते हैं। सेकंड वन इज एडेशन, द अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टुवर्ड्स पोलर सरफेस, यानी कि जो पोलर सरफेस या ध्रुवीय सतह होती है उसकी तरफ वाटर के मॉलिक्यूल का जो अट्रैक्शन होता है उसे हम एडेशन कहते हैं। थर्ड वन इज सरफेस टेंशन, द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर मोर अट्रैक्टेड टू ईच अदर इन द लिक्विड फेज देन इन द गैस फेज। मतलब जो सरफेस टेंशन जो होता है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस प्रोसेस के। द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर मोर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, यानी कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं जब वो लिक्विड फेज में होते हैं, जबकि जब गैसीय फेज होती है तो वो जो सरफेस टेंशन की जो प्रोसेस होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो एसेंट ऑफ शेप की प्रोसेस भी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और डिक्रीज हो जाती है। नाउ व्हाट इज ओपनिंग एंड हाउ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा प्रोसेस टेक प्लेस। स्टोमेटा कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ गार्ड सेल विद एन एपरेटस इन बिटवीन, यानी कि स्टोमेटा में गार्ड सेल्स का एक पेयर यानी कि दो गार्ड कोशिकाएं पाई जाती हैं जो स्टोमेटल एपरेटस के बीच में प्रेजेंट होती हैं। मतलब जो एपरेटस होता है वो इनके बीच में प्रेजेंट होता है। इट रिमेन ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम एंड इज क्लोज एट नाइट, यानी कि जो दिन का समय होता है उसमें ये हमेशा खुले रहते हैं स्टोमेटा, और जो नाइट का टाइम होता है उसमें ये बंद होता है। द रीजन फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्ट्रक्चर इज द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल, यानी कि ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग की जो क्रिया होती है स्टोमेटा की वो मेनली डिपेंड करती है टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स, यानी गार्ड सेल की जो फुली व्यवस्था होती है उस पर। द इंटीरियर वॉल ऑफ गार्ड सेल प्रेजेंट टुवर्ड्स द एपरेटस इज डेंस एंड फ्लेक्सिबल, यानी कि गार्ड सेल के अंदर की तरफ जो भित्ति पाई जाती है, जो वॉल पाई जाती है, अंदर वाली जो वॉल होती है इंटीरियर,
वो जो होती है वो डेंस यानी सघन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है ताकि वो मूवमेंट आसानी से कर सके। द स्टोमेटा ओपन व्हेन द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल इंक्रीजेस। जैसे जैसे गार्ड सेल की टर्जिडिटी यानी कि उसकी जो बढ़ने की क्षमता होती है, मोटा होने की, वो बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो होता है वो स्टोमेटा जो होता है ओपन होता जाता है। द एक्सटीरियर वॉल ब्लज आउट यानी कि जो आउटर वॉल होती है वो बाहर की तरफ फैल जाती है, एंड द इंटीरियर वॉल फॉर्म अ क्रिसेंट शेप यानी कि जो इंटीरियर यानी अंदर की जो सेल होती है वो एक क्रिसेंट सेल यानी कि एक छिद्रनुमा संरचना बना लेती है जो कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होती है। The orientation of microfibrils in the guard cells also play an important role in the opening of the stomata। यानी कि जो माइक्रोफाइब्रिल्स यानी सूक्ष्म जो तंतु प्रेजेंट होते हैं गार्ड कोशिकाओं में, उनका जो ओरिएंटेशन होता है, उनका जो विन्यास होता है कि किस प्रकार से उनको विन्यासित है गार्ड कोशिकाओं में, वह भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग। The radial orientation of microfibrils make it easier for the stomata to open। यानी कि अगर वो अरीय रूप से विन्यासित होते हैं तो जो स्टोमेटा की जो ओपनिंग होती है वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है, ज़्यादा इजी होती है एज कम्पेयर टू सेकेंड वन। The stomata close when the tursidity of guard cell decreases due to the water loss and the interior wall from the crescent shape retrieve their original shape। यानी कि जो स्टोमेटा होते हैं जैसे ही गार्ड सेल की जो टर्जिडिटी होती है फिर से कम होना शुरू होती है, तो स्टोमेटा जैसे ही वाटर लॉस हो जाता है, टर्जिड जो सेल होती है वो वापस टर्जिडिटी डिक्रीज होने लगती है, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, और जो इंटीरियर वॉल होती है जो क्रिस्टल शेप की वजह से पहले फूल गई थी वो वापस से अपने पुराने शेप में आ जाती है। इन डाइकोट द लोअर साइड ऑफ लीव्स हैव मोर स्टोमेटा व्हाइल इन मोनोकोट्स बोथ द साइड्स हैव एन इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा। यानी कि जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनमें जो पत्तियां होती हैं उनकी जो निचली सतह होती है, जो लोअर एपिडर्मिस होती है, उस पर स्टोमेटा नंबर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अपर वन। जबकि जो मोनोकोट्स होते हैं, एक बीजपत्रीय पादप होते हैं, उनमें जो लीव्स की अपर एंड लोअर जो दोनों तरह की जो सतह होती है वहाँ पर नंबर ऑफ स्टोमेटा जो होते हैं वो बराबर संख्या में प्रेजेंट होते हैं। द स्लाइड इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि आप गार्ड सेल्स दिखाई दे रही हैं जो टर्जिड स्टेज में होती हैं, तो स्टोमेटा ओपन होता है, जैसे ही वो वापस फ्लैसिड अवस्था में आती है तो स्टोमेटा जो होता है वापस क्लोज हो जाता है। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स, यानी कि इसकी क्या उपयोगिता है ट्रांसपीरेशन की वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस की प्लांट्स में। इट हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। यानी कि पादप के अलग अलग भागों में जल और जो पोषक तत्व होते हैं उनका जो मूवमेंट होता है उसमें हेल्पफुल होता है। ड्यू टू द कंटिन्यूअस एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी देयर इज अ बैलेंस ऑफ वाटर मेंटेन विद इन द प्लांट्स। यानी कि कंटिन्यूअस एलिमिनेशन ऑफ वाटर होता रहता है प्लांट बॉडी से, तो एक बैलेंस जो होता है पानी के लिए जो प्लांट्स में होता है वो बना रहता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा। इट मेंटेन ऑस्मोसिस एंड कीप द गार्ड सेल्स रिजिड। यानी कि ये ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस होती है उसको भी मेंटेन रखते हैं और सेल्स को हमेशा रिजिड अवस्था में रखते हैं। अ सकन फोर्स इज क्रिएटेड बाय ट्रांसपीरेशन दैट हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट। जो सकन या चूषण जो फोर्स जिसे आप कहते हैं वो क्रिएट होता है ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस से, जो वाटर का जो अपवर्ड मूवमेंट होता है प्लांट्स में उसको मेंटेन करता है। सर्टेन हाइड्रोक्लोरिक सॉल्ट आर एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स विच कीप द लीव्स मॉइस्ट। यानी कि कुछ हाइड्रोफिलिक जो होते हैं जलानुरागी जिसे आप कहते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, लवण होते हैं जो लीव की सरफेस पर इकट्ठे हो जाते हैं, जो लीव की जो सरफेस होती है उसको हमेशा मोइस्ट स्ट्रक्चर में या मोइस्ट अवस्था में, जिसे आप नम अवस्था जिसे आप कहते हैं उसमें मेंटेन रखते हैं। इट मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ द सेल एंड हेल्प्स इन सेल डिवीजन। यानी कि ये सेल की टर्जिडिटी को भी मेंटेन करता है और सेल डिवीजन है कोशिका विभाजन में हेल्पफुल होता है। ऑप्टिमम ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जितना ज़्यादा ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस ऑप्टिमम अवस्था में रहती है उतना ज़्यादा प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। द कूलिंग इफेक्ट ऑफ ट्रीज इज ड्यू टू द इवैपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स लीव्स। ये जो ट्रीज का जो कूलिंग इफेक्ट होता है यानी जो ठंडक देने वाली अवस्था होती है, प्रभाव होता है जिसे आप ठंडक प्रभाव भी कहते हैं, वो जो होता है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा ही मेंटेन होता है। दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपीरेशन। थैंक यू वेरी मच।